Okay, good afternoon, all of you. We'll start. So, next part of this same unit, that is the scope rules. So, scope rule, ये मतलब ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे हम जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के टाइम में तो भाई वेरिएबल हमें डिफाइन करना होता है और वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम में वो प्रॉपर डिफाइन किया है कि नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
और उसे उस प्रोग्राम में प्रॉपर हम डिफाइन करते हैं, उसे असाइन करते हैं, कुछ डेटा कुछ असाइन करते हैं। तो जब भी हमें कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना या वेरिएबल को डिफाइन करना, तो ये बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तीन तरह से या तीन प्लेसेस में हम बोल सकते हैं कि हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें फंक्शन में अगर हमें वेरिएबल को डिफाइन करना है या फिर किसी ब्लॉक में डिफाइन करना है, तो उसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल। और अगर कुछ फंक्शंस है उसके बाहर में अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल मतलब वो फंक्शन के लिए ही सिर्फ डिफाइन करते हैं हम लोग। और जब हम फंक्शन के बाहर में मतलब उस प्रोग्राम में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। और जब हम फंक्शंस पैरामीटर लिखते हैं, हमने देखा था कि फंक्शंस लिखने के टाइम में कुछ पैरामीटर की लिस्ट हमें देना होता है डिफाइन करते हुए। तो वो फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं, जब हम उसे डिफाइन करते हैं, तो उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। तो इस तरह से मतलब तीन जगह पे, एक तो पहला इनसाइड द फंक्शन, उसके बाद में आउटसाइड ऑफ फंक्शन, और उसके बाद में फंक्शन पैरामीटर। इस तरह से ये तीन जगह पे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं या फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर में है तो लोकल वेरिएबल, उसके बाहर में है तो ग्लोबल वेरिएबल, और अगर फंक्शन पैरामीटर्स के लिए अगर है तो उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। तो लोकल वेरिएबल ये हमने इसके पहले में भी देखा हुआ है कि लोकल वेरिएबल मतलब कोई अगर वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है या किसी ब्लॉक में डिक्लेयर करना है या किसी फंक्शन में डिक्लेयर करना है, ठीक है, इनसाइड अ फंक्शन या तो फिर इनसाइड अ ब्लॉक, तो उसके वजह से उसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल। और जब हम इसे डिफाइन करते हैं या किसी स्टेटमेंट के लिए अगर हमें उसे देना होता है, वो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के अंदर में हमने लिखे हुए हैं, तो उस टाइम में उसका यूज हम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रोग्राम है जहाँ पे लोकल वेरिएबल को हमने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि अभी जो कुछ वेरिएबल्स है, वेरिएबल जैसे ए बी सी वेरिएबल्स हमने इस प्रोग्राम में लिए हैं, तो वो मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन मतलब जब भी हम लिखते हैं यहाँ पे, ये मेन भी एक क्या है, ये फंक्शन ही है ना। देखा है इसके पहले, मैं सबसे शुरू में ही देखा हुआ है कि मेन ये भी एक फंक्शन है। तो ये एबीसी जो है लोकल वेरिएबल्स हम इसे बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो सिंपली हम बोलते हैं कि भाई ये इसका क्या डेटा टाइप है, डेटा टाइप बताओ तुम्हारा। हम उसके हिसाब से तुम्हें लिखते हैं कि इंटीजर है कि फ्लोट है, ठीक है। सो मेन नाम का ये जो फंक्शन है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है उसका काम, तो उसको अगर उस फंक्शन में हम जो वेरिएबल्स को हमें यूज करना है, तो सबसे पहले में हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद में फिर उसको कुछ तो भी वैल्यू देते हैं, हम लोग असाइन करते हैं। सो यहाँ पे जिस तरह से हमने लिखा हुआ है आईएनटी, मतलब इसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप है इसका आईएनटी। आईएनटी का मतलब है इंटीजर। तो जो भी कुछ वैल्यू इसमें स्टोर करेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा, इंटीजर नंबर ही स्टोर करेगा। डेसिमल या तो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये स्टोर नहीं करेगा। या तो फिर सपोज कि कोई तो भी डेसिमल के बाद में जो भी कुछ डिजिट है उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। तो एक्चुअल इनिशियलाइजेशन उसके बाद में, अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे हमने ये कमेंट लाइन लिखा है, कमेंट लाइन का हमने
यूज किया है कि अभी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसके बाद में एक्चुअल इनिशियलाइजेशन किया है, तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे कमेंट लाइन, कमेंट लाइन लिखने के लिए जस्ट सिर्फ बैक स्लैश स्टार स्टार बैक स्लैश, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ हम लिखते हैं तो उसे बोला जाता है कमेंट लाइन। तो यहाँ पे हमने कमेंट लाइन के हिसाब से अगर एक्चुअल इनिशियलाइजेशन अगर हमें देखना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, उसके बाद में सेमीकोलन, b इक्वल टू 20, उसके बाद में सेमी। और अभी यहाँ पे सिंपली c इक्वल्स टू a प्लस बी, इन दोनों का एडिशन कर दिया, मतलब ये इक्वेशन हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद में ये पार्ट जो है वो है इक्वेशन लिखने का। तो इक्वेशन जो भी कुछ हो सकता है, ये जो भले ही अभी सिंपल में हम देख रहे हैं कि ABC, तो यहाँ पे अब जितने चाहे इक्वेशन, जैसे भी आपके जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के इक्वेशंस आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा और हमें ट्राई करना है, ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ है जो भी कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो जितने भी इक्वेशंस है वो इक्वेशंस को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो सिंपल एडिशन का प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन जितने अलग अलग जितने या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस को हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में, उसका असाइन करने के बाद में हम उसकी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये सी में जो भी कुछ स्टोर करेगा, तो स्टोर करने के बाद में जब तक कि हम ये प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं देते, ठीक है, प्रिंटफ स्टेटमेंट हम हमें इसकी वजह से देना होता है क्योंकि वो जो भी कुछ वैल्यूज है, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में, वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमें यहाँ पे उसकी जो भी कुछ वैल्यू है उसको डिस्प्ले करना होता है। तो डिस्प्ले हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने के लिए पैरेंथेसिस दे दो, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद में ये सेमीकोलन। और फिर यहाँ पे अगर कुछ हमें मैसेज देना है, ठीक है, ये तो कमेंट हो गया है, ध्यान में रखिए, कमेंट अलग चीज है, मैसेज अलग चीज है। तो कमेंट मतलब ये जो भी कुछ लाइन है वो टोटली इग्नोर करेगा कंपाइलर, लेकिन कमेंट के बाद में, ये तो कमेंट हो गया, लेकिन डबल कोट में जो भी कुछ हम मैसेज लिखते हैं, जो भी कुछ हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो वैसे का वैसा हमें आउटपुट देगा, या तो फिर हमें वैसे का वैसा हमें डिस्प्ले करेगा। वैल्यू ऑफ ए क्या है, तो वैल्यू ऑफ ए परसेंट साइन डी, मतलब इंटीजर के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बी इज इक्वल टू परसेंट साइन डी एंड सी इज इक्वल टू परसेंट साइन डी बैक स्लैश एन, ओके। तो ये ऐसे का ऐसा वो डिस्प्ले करेगा और ए बी सी की वैल्यू वो वहां पे दिखा देगा कि 10 है, 20 है, उसके बाद में 10 प्लस 20 30, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल, जैसे है कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन, अगर हम कोई भी वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ फंक्शन अगर हमें डिक्लेयर करना होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम, टॉप ऑफ द प्रोग्राम में अगर हम उसे डिक्लेयर करते हैं, तो वो, तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जो भी कुछ प्रोग्राम रहेगा आपका, थ्रू आउट द लाइफ टाइम या ऑफ द प्रोग्राम, वो उसका वो होल्ड करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो वैल्यू को वो कंसिडर करेगा। और वो सेम जो भी कुछ वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, या पर्टिकुलरली टॉप ऑफ द प्रोग्राम में हमने उससे लिखा हुआ है, वो लाइन लिखी है, वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे डिक्लेयर किया है, तो वो केस में जब भी जो भी कुछ हमें अलग कोई तो भी फंक्शन हमें लिखना होता है, तो वो फंक्शन में हमें उसे आसानी से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन आसानी से उसे एक्सेस कर सकता है या उसे यूज कर सकता है। और प्रोग्राम जब तक कि हमने वो लिखा हुआ है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलरली ग्लोबल वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं। सो ग्लोबल वेरिएबल को जैसे हमने बोला है कि ग्लोबल वेरिएबल अगर हमें यूज करना है, तो वो केस में हमें लिखना होता है ऑन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, या तो फिर उसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये हमने लिख लिया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल हमें चाहिए होती है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि कमेंट लाइन हमने लिखी हुई है,
तो कमेंट लाइन हमने इसके वजह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन रहेगी, तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो डिक्लेयर करने वाले हैं, वो उसका डिक्लेरेशन का फॉर्मेट तो सेम है। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट तो सेम है। आपको क्या लिखना है कि डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है, डेटा टाइप लिख लो यहाँ पे। और डेटा टाइप लिखने के बाद में फिर लिखो कि कौन से वेरिएबल की लिस्ट है, जो भी कुछ लिस्ट है यहाँ पे लिखो। जितने भी वेरिएबल्स आपको बोलना है कि भाई ये हमें यूज करना है, तो उसके हिसाब से आप उसे लिख सकते। तो डेटा टाइप और उसके बाद में जो भी कुछ वेरिएबल की लिस्ट है, वो वेरिएबल की लिस्ट लिखना होता है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है इंटीजर, ठीक है, INT। उसके बाद में उसका जो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल हम देख रहे हैं जी, उसके बाद में सेमीकोलन। तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन, जो कि है आउट ऑफ द फंक्शन। बोला है हमने आउट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के बाहर में, ठीक है। ये फंक्शन है, मेन फंक्शन है अभी ये, तो उसके बाहर में हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये फंक्शन में क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली हम उसका एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सेस हम इजीली ले सकते हैं कि भाई अगर हमें वो वेरिएबल जो है उसे हमें यूज करना है, तो तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे INT मेन ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है, उसका फंक्शन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट रिटर्न 0, ठीक है। ये तो उसका फॉर्मेट है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। उसके बाद में फिर लोकल वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया हमने, क्योंकि इनसाइड अ फंक्शन जो भी कुछ डिक्लेयर करते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है? लोकल वेरिएबल। आउटसाइड अ फंक्शन जिसे हम डिक्लेयर करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? ग्लोबल वेरिएबल। ये फंक्शन हो गया INT मेन, ये फंक्शन हो गया, उसके बाहर में डिक्लेयर कर दिया, उसकी वजह से इसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। इसके अंदर में जो भी कुछ वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है होता है, तो उसे बोला जाता है लोकल। तो ये ग्लोबल वेरिएबल जो है, तो ग्लोबल वेरिएबल हम इसका यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कमेंट लाइन लिख ली फिर से कि ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन INT A, B, ठीक है। मतलब अभी हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है? हमने यहाँ पे दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, A और B को, ठीक है। तो ए और बी को हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद में सेमीकोलन और एक्चुअल इनिशियलाइजेशन, सेम प्रोसेस। सिर्फ हमने यहाँ पे पिछली बार में INT A, B लिखा था, उसके बाद में ये जो लाइन थी, ये लाइन इनसाइड लिखी थी हमने फंक्शन के, तो उसके वजह से वो भी लोकल वेरिएबल कहलाता था। लेकिन हमने उसके बाहर में लिखा हुआ है, तो उसके वजह से उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या कि ये ए और बी हमने तो लिख लिया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है ये तो देना पड़ेगा। तो A = 10, B = 20। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा है तो वो थोड़ी समझ में जाए, उसको समझ में आएगा कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, और फिर ये इसका ग्लोबल वेरिएबल का यूज हमने ये लाइन में लिखा, और G = A + B। ओके, तो G = A + B हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसका जो भी कुछ एडिशन है, इसका जो भी कुछ एडिशन है हम यहाँ पे लिखने के बाद में फिर हम इसको डिस्प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज क्या है? तो जो भी कुछ आप यहाँ पे वो कुछ भी आप प्रोग्राम में जो भी कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको, या हमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले करना होता है, या आउटपुट क्या है ये बताओ प्रोग्राम को, अगर हम बोलते हैं तो वो केस में अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम डायरेक्टली ये, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए या फिर आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो ये ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इतने ये
लाइंस में ये प्रोग्राम, मिनिमम लाइन में आप प्रोग्राम ये कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और ये इसकी भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लिख लो कि भाई ये इसका ये प्रोग्राम है और इसका क्या आउटपुट है। तो ऐसा भी लेकिन शुरू के स्टेज में जरूर यहाँ पे जो भी कुछ हम कमेंट लाइन का इस्तेमाल करके नेक्स्ट लाइन किसके लिए है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज क्या है तो देना जरूरी होता है। तो उसकी वजह से हम कमेंट लाइन लिखते हैं। अदरवाइज कमेंट लाइन आप चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट से हमें ये मिलता है कि इसकी जो वैल्यू है ए है, बी है और जी है। ये ए की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 ये डिस्प्ले करेगा, वैसे ही बी की वैल्यू जो है वो 20 डिस्प्ले करेगा, और जी की जो वैल्यू है दैट इज ए प्लस बी, इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। तो ये हो गया इसका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल का देखा था हमने यहाँ पे सेम प्रोग्राम में, सिर्फ हमने इसको इनसाइड फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है उसके अंदर में हमने इसको लिखा था, उसकी वजह से उसका उसको बोला जाता है लोकल। और वैसे ही जब हम इसके बाहर में लिखते हैं या फिर एकदम टॉप में जैसे ही प्रोग्राम चालू होता है, पहली लाइन हो गई, सेकंड लाइन में हम उसको लिख सकते हैं, सेकंड थर्ड लाइन में हम डायरेक्टली उसे लिख सकते हैं, और उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। और इनसाइड फंक्शन जो भी कुछ है उसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो कभी कभी प्रोग्राम प्रोग्राम में जो है सेम सेम नाम, मतलब अगर कुछ वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को एक ही नाम दे दिया हमने, तो वो केस में सबसे पहले वो क्या करेगा, तो सबसे पहले जो भी कुछ हमने फंक्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन में जो भी कुछ वैल्यू हमने लिखी है, तो ये फंक्शन की वैल्यू को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, अगर सपोज कि आपने गलती से या आपको लिखना होता है कि एक ही वेरिएबल, ठीक है, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम में जी वेरिएबल है, तो जी वेरिएबल आपने ये फंक्शन के बाहर में लिख लिया, फंक्शन के अंदर में भी लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन असाइन करते टाइम में इसको अलग से आपने नंबर दे दिया 20, और यहाँ पे इसको अलग से नंबर दे दिया 10, ठीक है। तो वो केस में वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है उसे मैं सबसे पहले, या उसे मैं एज फर्स्ट प्रेफरेंस बोलूंगा, और उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो जो वैल्यू है इनसाइड फंक्शन जो है 10, ये वैल्यू उसे एज आउटपुट करके वो डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम वही है, ठीक है। डिक्लेयर करने का जो तरीका है या डिक्लेयर करने का, सपोज कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, हमने कोई भी फंक्शन के अंदर में इसको नहीं लिखा है, तो उसके वजह से उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। और उसी तरह से जैसे कि अब हम ये लाइन जो लिखते हैं int g = 20, ये लाइन हम लिखते हैं int g = 20। अब ये लाइन होने के बाद में ये हमने फंक्शन लिखा है int main। अब हमें लोकल इस जो भी कुछ वेरिएबल हम यहाँ पे देंगे तो उससे बोला जाएगा लोकल वेरिएबल। तो ठीक है, यहाँ पे जी लिखा था, हम यहाँ पर भी जी लिखते हैं g = 10, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कभी हम लोग क्या करते हैं int लिखते हैं और सिर्फ जी लिखते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे हम शायद g = 10 लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गई।
डायरेक्टली हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद में उसको हम असाइन करते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टली लिख लो, यहाँ पे INT लिखो और जी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको डायरेक्टली इक्वल्स टू करके जो भी कुछ वैल्यू आपको देना है, तो ये भी एक, ये फर्स्ट वे और ये सेकंड वे। तो इस तरह से आप अलग अलग, मतलब या तो फिर अलग अलग लाइन में आप उसको लिख सकते हैं कि एक बार डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में आप उसको असाइन कर रहे हैं कुछ वैल्यू, या तो फिर एक ही लाइन में लिख लो, डिक्लेयर भी कर दो और असाइन भी कर दो। तो डिक्लेरेशन करना और असाइन करना दोनों भी एक लाइन में कर दो। तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ लाइंस का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, दिखने में और छोटा सा लगेगा, तो और अच्छा, मतलब उसको आप प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो INT G इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें देखना है कि G की वैल्यू वो 10 लेगा या फिर 20, ये लेगा कि ये लेगा, कौन सी वैल्यू लेना है उससे। तो वो अगर हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें हम यहाँ पे अगर जी लिखते हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इनसाइड फंक्शन, तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, और जब भी हम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जी इक्वल्स टू 10। वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू, ये हम जो मैसेज है, ये मैसेज किसके वजह से मिला, क्योंकि हमने ये यहाँ पे डबल कोट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरह से लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का यूज हम यहाँ पे ये प्रोग्राम में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फॉर्मल पैरामीटर। हमने देखा है कि सबसे पहले में हमने देखा कोई भी वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो 3 प्लेसेस है अलग अलग जिस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो पहला इनसाइड फंक्शन जिसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल, आउटसाइड फंक्शन उसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और ये जो तीसरा टाइप है उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। ये फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पे यूज करना है, तो फंक्शन पैरामीटर जो भी कुछ रहे अगर उसे डिफाइन करना है, फंक्शन के पैरामीटर को अगर डिफाइन करना है तो उसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। तो ये फॉर्मल पैरामीटर को अगर हम देखते हैं तो फंक्शन पैरामीटर्स उसे बोला जाता है, कभी हम फंक्शन पैरामीटर भी बोलते हैं या तो फिर फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली इनसाइड फंक्शन ही हमें यूज करना होता है, तो उसके वजह से इसे कंसीडर किया जाता है एज अ लोकल वेरिएबल। मतलब फॉर्मल पैरामीटर इसे हम बोल सकते हैं ये लोकल वेरिएबल ही है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर में लिखते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर। तो अगर हमें देखना है कि फॉर्मल पैरामीटर का यूज, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर ये तो पता है कि फंक्शन जब हम लिखते हैं तो पैरामीटर लिखने के टाइम में उसका यूज किया जाता है उसे, क्योंकि हम फंक्शन में लिखते हैं तो उसे लोकल वेरिएबल बोला जाता है और उसका पहला प्रेफरेंस हम बोल सकते हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम है जहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन पैरामीटर तीनों का भी यूज किया है। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड stdout.h, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया int a इक्वल्स टू 20। उसके बाद में ये पहला फंक्शन जो कि है मेन फंक्शन, तो int main ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ये रिटर्न 0। अब इसके बाद कोई भी एक 3 वेरिएबल को अगर हमें देखना है, ठीक है, उसका सम निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले इसमें
वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर में ये जो फंक्शन होने की वजह से उसके अंदर में जो भी कुछ हम लिखते हैं उसको बोला जाता है लोकल। तो लोकल वेरिएबल, तो int a equals to 10, int b equals to 20 और int c equals to 0। ठीक है, तो c equals to 0 मतलब ये उसमें फिलहाल के लिए जो भी कुछ वैल्यू है वो 0 स्टोर करेगा, लेकिन उसके बाद में जो भी कुछ एडिशन है तो वो एडिशन उसमें ऐड करेगा। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा फंक्शन भी यूज करना है। दूसरा फंक्शन मतलब कौन सा है, तो ये वो है सम का फंक्शन। सम क्या करेगा, कोई भी एक दो वेरिएबल्स है उसका एडिशन करके उसकी जो भी कुछ वैल्यू है वो वैल्यू हमें रिटर्न करना है कि अभी ये टास्क हो गया, ये टास्क खत्म हो गया, इसका जो भी कुछ आउटपुट है आउटपुट आप मेन प्रोग्राम को दे दो। सो फंक्शन सम, ठीक है, फंक्शन का नाम है सम, SUM, मतलब वो क्या करेगा, एडिशन करेगा। कौन से पैरामीटर को ऐड करेगा, तो वो ऐड करेगा ये ए और बी। ये ए और बी जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं उस पैरामीटर को वो ऐड करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लाइन लिखी तो वैसे ही सम, ठीक है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल हो गया, डिक्लेयर हो गया। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे एक लाइन लिख ली हमने सी इक्वल्स टू सम ए कॉमा बी, तो वैसे ही देखेगा कि ये फंक्शन किधर है, ये फंक्शन है यहाँ पे। सो फंक्शन INT डेटा टाइप है, फंक्शन का नाम सम, पैरामीटर्स कौन कौन से है, ए और बी। कौन सा डेटा टाइप है, INT मतलब इंटीजर, और इसे बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर। और क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर फंक्शन के अंदर में ही हम लिखते हैं तो उसे लोकल वेरिएबल एज अ ट्रीट करता है। तो क्या ट्रीट करता है, एज अ लोकल वेरिएबल। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सम, ठीक है, INT A INT B, मतलब यहाँ पे INT A की जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पे आ गई, वैसे ही INT B की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। अब चाहे तो हम सेपरेटली या फिर सेपरेट उसका जो एडिशन का पार्ट है वो हम लिख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में भी जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा था, मतलब वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करना है उससे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न A प्लस भी ऐसा लिख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 20, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 30, और ये 30 जो वैल्यू है वो विद दिस सम यहाँ पे ये रिटर्न बोला हुआ है, तो उसके वजह से यहाँ पे वो स्टोर कर देगा। मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई अभी 30। तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग या फिर एग्जीक्यूशन होता है। ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, यहां से ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और जहां जहां पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है प्रिंटफ स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ
सी, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा कि जो कुछ वैल्यू है सी में, जो भी कुछ ए और प्लस बी का एडिशन होने के बाद में जो भी कुछ हमें वैल्यू हमें रिटर्न मिलती है यहाँ से, इस फंक्शन से हमें जो मिलती है, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने देखा लास्ट लेक्चर में, कॉल करते हैं तो ये इस तरह से ये इक्वेशन लिखा हुआ है, उसके वजह से ये सेकंड फंक्शन को कॉल किया जाता है। सम ए कॉमा बी जैसे ही हम लिखते हैं वो डायरेक्टली इधर पे चला जाता है। ये इसका जो जो भी कुछ वर्कआउट है, वर्कआउट खत्म होने के बाद में जितना भी वैल्यू आएगा, वो वैल्यू खत्म होने के बाद में इधर पे रिटर्न करेगा, और फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर जाके वो प्रिंटफ स्टेटमेंट जैसे कि वैल्यू ऑफ सी इज, वो हमें एज आउटपुट करके हमें डिस्प्ले करेगा। सो एक मिनट। ओके, सो इस तरह से लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और फॉर्मल पैरामीटर्स का हमने प्रोग्राम देखा है। और हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। किसको कुछ भी डाउट है या प्रैक्टिकल में कुछ डाउट है, यस आप व्हाट्सअप करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सअप करते हैं और उनको मैं प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि अगर व्हाट्सएप पे आपको कुछ डाउट सॉल्व हो गए कि नहीं, तो वो हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। या इवन आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर किया है। आप डायरेक्टली आप आपका अटेंडेंस जल्दी से जल्दी मार्क कर लीजिए, ठीक है। अटेंडेंस मार्क करने के बाद में आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।